नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याओं के विषय में बात करेंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में होने वाले अलगाव और मनमुटाव के विषय में चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो कौन से ज्योतिषीय योग हैं जिनकी वजह से हम ये जान पाएंगे कि हमारे जीवन में वैवाहिक समस्याएँ उत्पन्न होंगी अथवा नहीं। अगर होंगी तो हम किस प्रकार से उन समस्याओं का निदान कर पाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का और केवल उन लोगों के लिए है जो वैवाहिक जीवन में जा चुके हैं यानी, और इसके अलावा जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं उनके लिए मुख्य रूप से ये वीडियो बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से वो अपनी समस्याओं से निदान पा सकें। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले वो नए दर्शक जो हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है। जब आप कुंडली लेंगे तो उसमें 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव फिक्स होते हैं यानी अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते। इनमें राशियों के अंक अलग अलग हो सकते हैं। आइए पहले संक्षिप्त रूप में हम भावों को समझ लेते हैं। जहाँ पर मैंने 1 नंबर का अंक लिखा है ये आपका प्रथम भाव यानी लग्न भाव कहलाता है, जिसे तनु भाव के नाम से भी जाना जाता है और इसके मालिक को लग्नेश कहा जाता है। जहाँ पर मैंने 2 नंबर का अंक लिखा है ये धन भाव के नाम से जाना जाता है या फिर द्वितीय भाव कहलाता है। इसके मालिक को द्वितीयेश अथवा धनेश के नाम से जाना जाता है। ये पराक्रम भाव है 3 नंबर का आपका, इसे के मालिक को पराक्रमेश अथवा तृतीयेश के नाम से जाना जाएगा। जहाँ पर मैंने 4 नंबर का अंक लिखा है ये आपका चतुर्थ भाव कहलाता है या फिर मातृ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसके मालिक को चतुर्थेश कहा जाता है। जहाँ मैंने 5 नंबर का अंक लिखा है ये पंचम भाव अथवा संतान भाव कहलाता है। इसके मालिक को पंचमेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मैंने 6 नंबर का अंक लिखा है ये षष्ठम भाव कहलाता है। इसके मालिक को षष्ठेश के नाम से जाना जाता है। ये मैंने 7 नंबर का अंक लिखा है ये दाम्पत्य जीवन का भाव कहा जाता है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसके मालिक को सप्तमेश कहा जाता है। जहाँ पर मैंने 8 नंबर का अंक लिखा ये रंध्र भाव या फिर अष्टम भाव कहलाता है। इसके मालिक को अष्टमेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मैंने 9 नंबर का अंक लिखा है ये आपका भाग्य भाव कहलाता है या नवम भाव। इसके मालिक को भाग्येश अथवा नवमेश कहा जाता है। जहाँ पर मैंने 10 नंबर का अंक लिखा है ये कर्म भाव कहलाता है। इसके मालिक को कर्मेश कहा जाता है या फिर दशमेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मैंने 11 नंबर का अंक लिखा है ये एकादश भाव या लाभ भाव कहलाता है। इसके मालिक को लाभेश अथवा एकादेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मैंने 12 नंबर का अंक लिखा है ये व्ययेश के नाम से जाना जाता है। इसके मालिक ग्रह को या स्वामी ग्रह को ये जो भाव है वो व्ययेश के नाम व्यय भाव के नाम से जाना जाता है। विषय को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें और समझ लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। ध्यान रखें, कुंडली में सूर्य, शनि और राहु, फिर से सुनिए, कुंडली में सूर्य, शनि और राहु ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सूत्रों पर चर्चा करेंगे तब ये जानकारी होना हमारे लिए ज़रूरी है कि सूर्य, शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह कहलाते हैं। वैवाहिक जीवन में अलगाव के योग या फिर समस्याओं के योग के लिए आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में यदि सप्तमेश और द्वादश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, फिर से सुनिए, यदि कुंडली में सप्तमेश का और द्वादश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए और इनमें से किसी का भी राहु के साथ युति हो तो वैवाहिक जीवन में अलगाव के योग बनते हैं या फिर समस्याओं के योग बनते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक धनु लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप धनु लग्न की कुंडली लेंगे तो सप्तम भाव में 3 नंबर का अंक लिखा होगा और इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध होता है और द्वादश भाव में 8 नंबर का अंक लिखा होता है, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि और इसका मालिक ग्रह मंगल होगा। ठीक है, अब सूत्र के अनुसार इनका राशि परिवर्तन हो जाए यानी मंगल ग्रह जो है आपका सप्तम भाव में आकर बैठ जाए और बुध ग्रह जो है 12वें भाव में आकर बैठ जाए, साथ साथ इन दोनों में से किसी की भी राहु के साथ भी युति हो
यानी राहु या तो आपका द्वादश भाव में बैठा हो या फिर राहु आपका सप्तम भाव में भी बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, यानी दोनों में से कहीं पर भी राहु के साथ इनकी युति भी हो, तब वैवाहिक जीवन में अलगाव के योग अथवा मनमुटाव के योग बनते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझकर किया है। अब इस सूत्र को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। मान लीजिए कहीं से भी यदि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ जाती है, ठीक है, कहीं से भी गुरु कहीं पर भी बैठा हो कुंडली में, उसकी दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ जाती है, या फिर अगर कुंडली का लग्नेश मजबूत हुआ, तब भी वैवाहिक जीवन में अलगाव की समस्या नहीं रहती, या कह सकते हैं कि उसमें कमी आ जाती है। अब इस उदाहरण की बात करें तो धनु लग्न की कुंडली होने के कारण आपका जो लग्नेश है वो स्वयं गुरु ही है। मान लीजिए कि कोई कुंडली होती है, अगर उसमें मान लीजिए कि लग्नेश गुरु नहीं होता, अन्य कोई ग्रह जो है आपका लग्नेश होता, तब गुरु की दृष्टि अथवा शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये वैवाहिक जीवन को बचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो ग्रह वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति अथवा संबंध विच्छेद की स्थिति या मनमुटाव की स्थिति बना रहा है, वह अंश बल में अगर कमज़ोर हुआ, तब भी समस्याओं में कमी की ओर ये इशारा करते हैं। परंतु फिर भी अगर समस्या है तो इसके लिए कुछ उपाय लास्ट में बताए जाएंगे, जिनको करके आप काफ़ी हद तक समाधान उनका पा सकेंगे। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है, लग्न या सप्तम भाव में शनि व राहु साथ हो और चतुर्थ भाव पीड़ित हो। फिर से सुनिए, यदि सप्तम या लग्न भाव में शनि अथवा राहु साथ हो और चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र के अनुसार उदाहरण लिया गया है। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली, अब मेष लग्न की कुंडली में शनि और राहु दोनों साथ साथ बैठे हों, या तो लग्न में बैठे हों या फिर सप्तम भाव में बैठे हों, और साथ साथ कुंडली का चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो जाए। अब चतुर्थ भाव पीड़ित होने का तात्पर्य क्या? ध्यान रखें, चतुर्थ भाव पीड़ित होने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कोई नीच ग्रह बैठा हो, नीच का ग्रह बैठा हो, या फिर चतुर्थ भाव का स्वामी किसी पाप ग्रह के प्रभाव में हो। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कुंडली की बात करें तो इसमें सप्तम भाव का मालिक शुक्र ग्रह बन रहा है। यदि शुक्र ग्रह अपने ही घर को कहीं से भी बैठकर देखे या सप्तम भाव में ही स्वयं शुक्र उपस्थित हुआ, तो फिर ये विच्छेद नहीं कराने देता है। ठीक है, या फिर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब भी इसमें जो है कमी की ओर इशारा होता है, कमी की ओर ये संकेत देता है। यानी शुक्र या तो सप्तम भाव में स्थित हो या फिर प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में ही उपस्थित हो, या फिर गुरु प्रथम भाव में उपस्थित हो या फिर गुरु सप्तम भाव में उपस्थित हो। यानी कुल मिलाकर अगर शुक्र की दृष्टि अथवा गुरु की दृष्टि इन भावों पर पड़ जाए, ध्यान रखें वो कुंडली में कारक ग्रह होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर सप्तमाधिपति जो है आपका शुक्र ग्रह ही बन रहा है, क्योंकि तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। यानी शुक्र ग्रह उपस्थित हुआ तो फिर वह संबंध विच्छेद या फिर अलगाव की स्थिति नहीं होने देता है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें कमी हो जाती है। हालांकि इनके उपाय किए जा सकते हैं, उपाय पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि सप्तम भाव का मालिक छठवें और 12वें स्थान में पाप प्रभाव में हो, साथ ही सप्तम भाव भी पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन में समस्याओं के योग बनते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। ठीक है, जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो सप्तम भाव में 8 नंबर का अंक लिखा होगा, सप्तम भाव में 8 नंबर का अंक लिखा होगा, और यहाँ वृश्चिक राशि होगी, इसका मालिक ग्रह मंगल हुआ। अब सूत्र के अनुसार मंगल यदि छठे भाव में बैठ जाए या फिर 12वें भाव में बैठ जाए, और साथ ही सप्तम भाव भी पीड़ित हो, यानी सप्तम भाव में या तो शनि हो या शनि या राहु बैठा हो। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सप्तमेश के शत्रु ग्रहों की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ रही है और साथ साथ आपका सप्तम भाव का मालिक छठे अथवा 12वें भाव में बैठा है, तब वैवाहिक जीवन में समस्याओं के ये कारण बनते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सप्तम भाव का जो प्राकृतिक रूप से कारक ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, और इसके अलावा गुरु, यदि लड़की की बात करें तो
गुरु होगा और लड़के की बात करें तो फिर शुक्र होगा। क्यों? क्योंकि गुरु पति का कारक है और शुक्र पत्नी का कारक है, तो इनकी स्थिति भी देखना अति आवश्यक होती है। और साथ साथ जो ग्रह सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं उनमें अंश बल कितना है ये भी देखना होगा। और साथ साथ ये भी देखना होगा कि वह लग्नेश के मित्र अथवा शत्रु हैं। अगर वो लग्नेश के मित्र हुए तो फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। आइए अब कुछ शंकाओं का समाधान कर लेते हैं। यदि कुंडली का लग्नेश ग्रह आपका मजबूत है और वो लग्न में ही बैठा है या फिर सप्तम भाव में आकर बैठा है या कहीं से भी सप्तम भाव को वो देख रहा है और साथ साथ सप्तमेश का यदि मित्र भी है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो वैवाहिक जीवन में समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अभी हमने बात की थी कि सप्तमेश अथवा द्वादश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये समस्याओं का कारण बन सकता है। तो आइए कुछ शंकाओं का समाधान भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की जब आप कुंडली लेंगे तो वृश्चिक लग्न की कुंडली लेंगे तो सप्तम भाव में 2 नंबर का अंक और द्वादश भाव में 7 नंबर का अंक लिखा कर आएगा। अब यहाँ पर वृषभ लग्न, सप्तम भाव में वृषभ राशि हुई और साथ साथ द्वादश भाव में तुला राशि हुई। अब इन दोनों का मालिक ग्रह शुक्र ही होता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर राशि परिवर्तन हो तो कैसे हो। तो ध्यान रखें ऐसी स्थितियों में, क्योंकि शुक्र जो है दोनों स्थानों का मालिक बन रहा है। अब शुक्र अगर कहीं पर भी बैठ जाए तो इसमें ये वाला सूत्र आपका लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्थानों का मालिक एक ही ग्रह है। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी कुंडली जहाँ पर सप्तमेश अथवा द्वादश या फिर कह सकते हैं कि 2 स्थानों का स्वामी शुक्र ग्रह हो या फिर कोई भी ग्रह हो बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फिर ज़्यादा परेशानी ये नहीं होती हैं, बशर्ते कि जो ग्रह है वह वक्री ना हो और अस्त ना हो। अगर अस्त है तो यह अस्त है और सप्तम भाव में बैठा है तो आप उसका रत्न पहनकर उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि यहाँ पर ज्योतिषी सलाह लेना अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को देखना होता है। इनके बाद ही ये विचार किया जा सकता है कि आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने मन से कोई भी रत्न धारण ना करें। वैवाहिक जीवन में समस्याओं के और अनेक सूत्र ज्योतिषशास्त्र में वर्णित थे, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल चुनिंदा सूत्रों को ही लिया था। अब ध्यान रखें कि इसका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि किस प्रकार की समस्या आ रही है तो इसका उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कुंडली के सप्तम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है क्या। यदि ज़्यादा है तो फिर आप सतचंडी का पाठ कर सकते हैं। सतचंडी का पाठ करेंगे तो विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और वह हमें परेशान करना या तो बंद कर देंगे या फिर उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। पहला उपाय। ठीक है, आइए अब दूसरे उपाय को जानते हैं। दूसरा उपाय यह है कि कुंडली का सप्तम भाव का जो मालिक ग्रह है आपको उसको बल देना है। यानी सप्तमेश का शुभ और बली होना काफ़ी सारी वैवाहिक दोषों का समाधान करता है। इसके लिए आप सप्तमेश की पूजा कर सकते हैं। सप्तमेश की पूजा का तात्पर्य है कि सप्तमेश का जो मालिक ग्रह है उसके इष्ट की उपासना आप कर सकते हैं। इसके अलावा वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से भी उपचार किया जा सकता है। आइए अब तीसरे उपाय की चर्चा करते हैं। जिस ग्रह के कारण समस्या हो रही है उस ग्रह का दान करें या शांति करवाएं। जिस ग्रह के कारण समस्या आ रही है उस ग्रह का दान करें या फिर शांति करवाएं। ऐसा करने से भी उस ग्रह के कारण आ रही समस्याओं में कमी आ जाती है। अगला उपाय जानते हैं। रविवार को तांबे के लोटे में गुड़ और जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देने से भी वैवाहिक जीवन में जो आ रही समस्याएं आ रही होती हैं उनसे निदान पाया जा सकता है। ध्यान रखें कुंडली में यदि सप्तमाधिपति यानी जो भी सप्तम भाव का मालिक ग्रह है, स्वामी ग्रह है आपका, उसके कोई भी मित्र, उसका कोई भी तात्कालिक मित्र यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देख रहा है तो उसे भी मजबूती प्रदान करने से, उसे भी बल देने से काफ़ी हद तक वैवाहिक समस्याओं में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। आशा करता हूं कि मित्रों आप दी गई जानकारियों से लाभान्वित अवश्य होंगे। अगर आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।